आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीप देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। बोल रहा है कि क्यों एक एथलीट बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लेता है और बहुत तेज़ी से सांस लेता है रेस को फिनिश करने के बाद। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। An athlete needs to supply extra energy to his muscle cells which have worked hard during the running। जो एथलीट इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि उसका जो मसल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम किए हुए होता है रनिंग के समय, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी लेता है। फॉर दिस ब्रीथ फास्टर एंड डीपर सो डैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल। इसी कारण जो एथलीट है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी और गहरा सांस लेता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके उसके सेल्स को। दिस स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। हो रहा है कि यही है जो फूड का ब्रेकडाउन को स्पीड बढ़ा देता है, फूड जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होने लगता है और उससे तुरंत जो एथलीट है उसको एनर्जी मिल जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है लिस्ट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे हम लोग को कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिसिमिलैरिटी बताना है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बीच में। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बीच में। तो यहाँ पे है इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। दोनों एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में दोनों में ही फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। ये हो गया सिमिलैरिटी, बस इसका सिमिलैरिटी यही होगा। अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन के बीच में। सबसे पहले हम लोग एरोबिक देखते हैं, उसके बाद एनारोबिक। एरोबिक में पहला है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक प्रोसेस है जिसको में फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। वही एनारोबिक में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो फूड को ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर दूसरा हम लोग एरोबिक में देखते हैं इट इंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जो एरोबिक रिस्पायरेशन का इंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और H2O होता है। वहीं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन का है इंड प्रोडक्ट वो क्या क्या है, तो वो है लैक्टिक एसिड, CO2 और अल्कोहल। लैक्टिक एसिड, CO2 और अल्कोहल है। अब फिर से एरोबिक में देखते हैं इट टेक लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसको में लंबा समय लगता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो जल्दी ही एनर्जी को रिलीज करवा देता है एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। फिर हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन देखते हैं इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वहीं एनारोबिक रिस्पायरेशन इट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो एरोबिक रिस्पायरेशन के मुकाबले बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ज़्यादातर प्लांट और एनिमल्स में होता है, लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल्स ETC रिस्पायरिंग एनारोबिकली, ये सब में एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। जैसे कि ईस्ट में हो गया, बैक्टीरिया में हो गया। जब हम लोग दौड़ते हैं तब हमारा जो सेल है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हुए रहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैंड एयर। बोल रहा है यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बोल रहा है कि क्यों हम लोग छींकते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर में जो डस्ट रहता है वो जब हम लेते हैं तो हम लोग क्यों छींकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल एयर सो डैट ओनली क्लीन एयर इज इंटर्ड आवर बॉडी। यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो स्नीजिंग है, जो छींक है, वो हमारे जो हम लोग सांस लेते हैं जो एयर में फॉरेन पार्टिकल्स मिला हुआ रहता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहता है, उसके हम लोग स्नीजिंग के थ्रू, छींक के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इट यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द अपर ब्रीदिंग पासेज। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो नॉस्ट्रल कैविटी है उसके अपर हिस्सा में इरिटेशन होता है,
इसके कारण होता है। दिस इरिटेशन हैपेंस व्हेन वी इनहेल सम अनवांटेड पार्टिकल्स एंड दे गेट ट्रैप्ड इन आवर नोस्ट्रल कैविटी। और ये जो इरिटेशन होता है वो कब होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं और उसमें कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नोस्ट्रल कैविटी में आता है तो हमें इरिटेशन होता है। सम smoke, dust, pollen, etc. are some of the unwanted particles that may cause sneezing। कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन हैं, यही सब हैं कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें जिनके मतलब इनहेल करने से हमें छींक आता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब। 3 हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, और तीनों को 3/4 मतलब हिस्सा तक भर देना है पानी से। लेवल देम, उसके बाद उन लोग को लेवल करना है, एक ए, दूसरा को बी और तीसरा के सी। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हम लोग को स्नेल रखना है। अ वाटर प्लांट इन द टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग को वाटर प्लांट रखना है। एंड इन सी कीप अ स्नेल एंड अ प्लांट बोथ, और जो सी है टेस्ट ट्यूब उसको में हम लोग को स्नेल और प्लांट दोनों रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, तो बोल रहा है कि कौन सा जो टेस्ट ट्यूब है उसको में बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 होगा, जिसका कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। हमारा आंसर जो बोल रहा है वो कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 का कंसेंट्रेशन होगा। क्यों, तो इसका हम लोग देखते हैं। दिस इज बिकॉज द टेस्ट ट्यूब ए कंटेन अ स्नेल, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल है। स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीद इन O2 एंड ब्रीद आउट CO2, और स्नेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। हेंस CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज इन द टेस्ट ट्यूब ए, इसी कारण जो CO2 का जो कंसनट्रेशन है वो टेस्ट ट्यूब ए में इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग टेस्ट ट्यूब बी का देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बी कंटेन अ वाटर प्लांट विच टेक इन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट O2। जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है उसको में एक वाटर प्लांट है, इसलिए वो वाटर में जो CO2 होगा उसको लेगा, इसलिए फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, और O2 छोड़ता है वो। हेंस मोर O2 कंसेंट्रेशन इज फाउंड इन टेस्ट ट्यूब बी, इसी कारण ज़्यादा जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको में ज़्यादा O2 का कंसेंट्रेशन मिलेगा, ऑक्सीजन का। अब हमारा टेस्ट ट्यूब सी कहता है, टेस्ट ट्यूब सी कंटेन बोथ स्नेल एंड प्लांट। टेस्ट ट्यूब सी में दोनों प्लांट और स्नेल दोनों हैं। द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स फूड सिंथेसिस एंड O2 रिलीज्ड बाय द प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय द स्नेल फॉर रिस्पायरेशन। इसको मैं टेस्ट ट्यूब सी में कहना चाह रहा है कि टेस्ट ट्यूब सी में दोनों हैं, स्नेल और प्लांट दोनों। तो जो CO2 प्रोड्यूस करेगा स्नेल, उसको कौन यूज़ कर लेगा, प्लांट, अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। और जो O2 प्रोड्यूस करेगा प्लांट, उसको कौन यूज़ कर लेगा, स्नेल, अपने रिस्पायरेशन में। देयरफॉर टेस्ट ट्यूब ए हैज़ द हायर कंसनट्रेशन ऑफ CO2, इसी कारण जो टेस्ट ट्यूब ए है उसको में ज़्यादा मात्रा में CO2 होगा, उसको में ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा CO2 का। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन दिया है, उसको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है हमारा क्वेश्चन, इन कॉकरोच एयर इंटर्स थ्रू, जो कॉकरोच है उसको में एयर कहाँ से जाता है उसके बॉडी में, तो स्पेरिकल से जाता है। क्या चीज़ से, स्पेरिकल से। उसको में लंग्स नहीं होता है, गिल्स में नहीं होता है, स्किन से तो उसमें जाता नहीं है, उसमें स्पेरिकल से जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत भारी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पैर में क्रैम्प आ जाता है, एक बैग दर्द हो जाता है, तो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, अल्कोहल के कारण, वाटर के कारण, तो या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण हमारे पैरों में क्रैम्प हो जाता है, क्योंकि उस समय हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं और इसी कारण उसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे बोल रहा है हमारा क्वेश्चन सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट अ रेट इज। बोल रहा है कि जो नॉर्मल रेंज है किसी भी एडल्ट पर्सन का ब्रीदिंग करने का एक मिनट में, वो क्या है, तो ये होगा हमारा 15 से 18। एक आदमी एक मिनट में 15 से 18 बार इनहेल और एक्सहेल कर लेता है, मतलब सांस ले लेता है 1 से 15 बार, सॉरी 15 से 18 बार। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है, मैच द फ्लोइंग। इसको में है यहाँ पे हम लोग
जो लीव्स है, जो ईस्ट है, ईस्ट किससे जुड़ता है? अल्कोहल, ईस्ट अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। डायफ्राम, चेस्ट कैविटी, स्किन, अर्थवॉर्म, लीव्स, स्टोमाटा, फिश, गिल्स होगा, फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन, दोनों से सांस लेता है यहाँ पे। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। इसका में पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है, ये गलत होगा, बल्कि ज़्यादा हो जाता है। जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रिस्पायरेशन ओनली एट नाइट, ये फॉल्स होगा, ये भी होगा। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में करता है, ये तो सही है, लेकिन वो रिस्पायरेशन भी सिर्फ डे टाइम में करता है, ये सॉरी रात में ही करता है रिस्पायरेशन प्लांट्स, तो ये गलत होगा। प्लांट्स है जो दिन में भी रिस्पायरेशन करता है अपने स्टोमाटा की मदद से। अब हमारा तीसरा है ट्रू फॉल्स फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। जो फ्रॉग है वो अपने स्किन से, अपने त्वचा से भी सांस लेता है और अपने लंग्स से भी, फेफड़ा से भी, ये सही होगा, दोनों से लेता है। द फिश हैव लंग्स फॉर रिस्पायरेशन। जो फिश है, जो मछली है, उसको पास लंग्स होता है रिस्पायरेशन करने के लिए, गलत, गिल्स होता है उसके पास। हमारा 5वां क्वेश्चन है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी है उसका साइज वो इंक्रीज होता है, ये सही है, इंक्रीज होता है। अपना 8वां क्वेश्चन करते हैं गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर। जी, जो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो स्क्वायर शेप में है, उसको में लेटर्स भरे हुए हैं और हम लोग को वर्ड्स खोजना है उन लेटर्स को रिलेट करके जो रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। दीज वर्ड्स में बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन। ये जो वर्ड्स हैं किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अलोंग द डायगोनल्स, ये सब चारों डायरेक्शन में हो सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लोग को वर्ड्स खोजना है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो। जिसके बारे में जो क्लूज है वो नीचे दिया हुआ है। तो अब हम लोग करते हैं अपना, सबसे पहले है यहाँ पे द एयर ट्यूब्स ऑफ द इंसेक्ट। जो एयर ट्यूब्स होता है इंसेक्ट्स में, वो क्या चीज़ होता है? ट्रैकिया होता है। क्या होता है? ट्रैकिया होता है। द स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी को घेरे हुए रहता है वो होता है रिब केज, रिब्स। द मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट। जो मस्कुलर फ्लोर है चेस्ट का वो क्या है? तो वो डायफ्राम है। क्या चीज़? डायफ्राम। उसके बाद है टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों के सतह पे, वो क्या चीज होते हैं? स्टोमाटा। और हमारा अगला है 5वां अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। छोटे छोटे जो ओपनिंग्स होते हैं इंसेक्ट्स के बॉडी के साइड में, वो क्या कहलाते हैं? तो वो स्पेरिकल्स कहलाते हैं। और हमारा जो अगला है 6ठा द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग का वो क्या चीज़ है? वो लंग्स है। और हमारा 7वां क्वेश्चन है द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल। जो ओपनिंग होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं वो है नॉस्ट्रिल्स। और 8वां एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन है? तो वो ईस्ट है। क्या? ईस्ट। और हमारा जो 9वां है एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म जो ट्रैकियल सिस्टम के साथ होता है वो होगा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। उसके बारे में यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विथ देम बिकॉज। जो माउंटेन पे चढ़ने वाले रहते हैं वो सब अपने साथ ऑक्सीजन को क्यों लेके चलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के ऊपर में हवा नहीं रहता है, ये होगा ऑप्शन में। या फिर एक और दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो अमाउंट ऑफ एयर है ऊपर जाने पे कम हो जाता है पर पर्सन नीचे के मुकाबले। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हायर देन ऑन द ग्राउंड। जो टेम्परेचर होता है ऊपर में वो ज़्यादा होता है ग्राउंड के मुकाबले। और एक ये है हमारा चौथा जो ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन ऑन द ग्राउंड। जो प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होता है ऊपर में माउंटेन पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड। तो इसका सही आंसर होगा
आंसर बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि जो ऊपर हम लोग जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग ऊपर में कम जाता है ऑन एज कम्पेयर टू ग्राउंड। ग्राउंड पे ज़्यादा रहता है अमाउंट ऑफ एयर, लेकिन ऊपर में कम रहता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी कारण जो माउंटेनर्स रहते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।